नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करेंगे नक्सलिज्म के बारे में, जिसको लेफ़्ट विंग एक्सट्रीमिज़म भी बोलते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो नक्सलिज्म की हम हिस्ट्री देखेंगे और भारत के लिए इसका क्या थ्रेट है वो देखेंगे। हम देखेंगे कि वो कौन कौन से स्टेट्स हैं जिनको रेड कॉरिडोर कहा जाता है, जहाँ पे नक्सली रहते हैं या जो नक्सलिज्म से काफ़ी प्रभावित हैं। तो काफ़ी चीज़ें आपको नई सीखने को मिलने वाली हैं इस वीडियो में। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, टेक, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी की तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, जब हम सिक्योरिटी चैलेंजेस की बात करते हैं तो भारत में दो तरीके के सिक्योरिटी चैलेंजेस आते हैं। एक है एक्सटर्नल चैलेंजेस, जैसे कि पाकिस्तान और चाइना, जो कि भारत के बाहर से आ रहा है। एक्सटर्नल है माने बाहर से आ रहा है। तो पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, कश्मीर में और भारत में आतंकियों को भेजता है। ये बेसिकली प्रॉक्सी वॉर करता है, मतलब खुद लड़ाई नहीं करता लेकिन आतंकियों को हमारे भारत में भेजता है। चाइना, हम सब जानते हैं कि चाइना के साथ हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं। तो ये जो दो देश है ये हमारे लिए एक्सटर्नल चैलेंजेस है। फिर आते हैं इंटरनल चैलेंजेस, जो भारत के अंदर के हैं। तो जब हम इंटरनल चैलेंजेस की बात करते हैं तो भारत में तीन मुख्य इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस आते हैं। एक आता है टेररिज्म एंड प्रॉक्सी वॉर, जो कश्मीर में है, जो हमने पहले भी देखा। अब हालांकि पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर को स्पॉन्सर तो करता है, मगर कई बार कश्मीर के अपने ही लोग होते हैं जिनको बहला फुसला के या पैसा दे के या उनका ब्रेन वॉश करके उनसे आतंकवादी घटनाएं करवाता है। फिर आता है सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स, जो नॉर्थ ईस्ट में है। पिछले काफ़ी समय से कई नॉर्थ ईस्ट के ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चलती रहती हैं। हालांकि पिछले कुछ सालों से इसमें काफ़ी आराम आया है, काफ़ी शांति वहाँ पे आई है। और फिर तीसरा आता है नक्सल मॉइस्ट इंसर्जेंसी, इसको हम आज देखने वाले हैं। इसके साथ साथ एक पंजाब की इंसर्जेंसी भी आती है जिसका नाम है खालिस्तान। खालिस्तान आप में से बहुत से लोगों ने सुना होगा। खालिस्तान क्या है, खालिस्तान का पूरा इशू क्या है, इसकी पूरी हिस्ट्री क्या है, इस सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से विस्तार से एक अलग वीडियो में कवर किया है। आपको वो वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। आपको काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी और एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी खालिस्तान की। तो ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। अभी जो नक्सल मॉइस्ट इंसर्जेंसी है, इसी को हम लेफ़्ट विंग एक्सट्रीमिज़म भी बोलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने एक रिवोल्ट लॉन्च किया 1967 में। ये रिवोल्ट वेस्ट बंगाल के नक्सलबारी में लॉन्च किया गया था। यही वो जगह है जिसके नाम पे नक्सलिज्म इस मूवमेंट का नाम पड़ा है। इसे हम लेफ़्ट विंग एक्सट्रीमिज़म भी बोलते हैं और नक्सलिज्म भी बोलते हैं। अब देखिए, इसका एम क्या है। इसका एम है कि जो करंट पॉलिटिकल ऑर्डर है उसको एलिमिनेट किया जाए, उसको ख़त्म किया जाए, और जो समाज में सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस है उसको भी ख़त्म किया जाए, उसका एंड किया जाए। अब ये देख के आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि भाई ये तो अच्छी बात है, इकोनॉमिक इनजस्टिस है उसको ख़त्म किया जाना चाहिए, सोशल इनजस्टिस है उसे ख़त्म किया जाना चाहिए। ये बहुत अच्छी बातें हैं, मगर प्रॉब्लम क्या है कि इनको ख़त्म करने का जो इन्होंने रास्ता अपनाया है वो मारपीट है, वो खून खराबा है, वो वायलेंस है। और ये वायलेंस जो है ये किसी भी तरीके से एक्सेप्ट नहीं की जा सकती है। ये भारत महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद का है, एपीजे अब्दुल कलाम का है। यहाँ पे हम शांति, पीस की बातें करते हैं, डायलॉग की बातें करते हैं, डिस्कशंस की बातें करते हैं, अहिंसा की बातें करते हैं। तो ये जो वायलेंट मीन है, जो तरीका है सोशल और इकोनॉमिक इनजस्टिस को ख़त्म करने का, ये गलत है, पहली चीज़। दूसरी बात यह है कि ये बोलने और सुनने में तो अच्छा लगता है, मगर प्रॉब्लम यह है कि जहाँ पर भी कम्युनिज़्म आया एक बहुत बड़े रिवॉल्यूशन के बाद, जैसे सबसे पहले कम्युनिज़्म ने जो प्रैक्टिकल शेप ली वो यूएसएसआर में ली, आज का रशिया। मगर वहाँ पे सॉर्ट ऑफ अगर आप देखें तो डिक्टेटरशिप भी है। वहाँ पर कोई डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स नहीं है, जनता को इतनी आज़ादी नहीं है, कोई ओपोजिशन नहीं है। और वही चीज़ हमारे पड़ोसी देश चाइना में देखने को मिलती है। वहाँ पर भी कोई ओपोजिशन नहीं है, जनता तंग है, पॉल्यूशन से वहाँ पे लोग मर रहे हैं। तो बोलने का मतलब है कि आप बातें तो बड़ी बड़ी करते हो। इसी का एक क्लासिक एग्जांपल नॉर्थ कोरिया भी है जहाँ पे कम्युनिज्म है। ऐसा ही एक एग्जांपल क्यूबा है जहाँ पे फिडेल कैस्ट्रो की फैमिली ने इतने सालों तक राज किया। तो प्रॉब्लम यह है कि जैसे ही पावर, सत्ता इन लोगों के हाथों में आती है ये बेसिकली डिक्टेटर बन जाते हैं। ठीक है, कोई ओपोजिशन नहीं। अब चाइना में आप बताओ कौन ओपोजिशन है, रशिया में आप बताओ कौन ओपोजिशन है। यहाँ पर तो ओपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं भारत में वो तो खुला विरोध करती हैं, लेकिन रशिया चाइना में अगर कोई विरोध करे खुलेआम तो उनको पकड़ के या तो मरवा दिया जाता है या उनको गुम कर दिया जाता है, पता नहीं चलते वो लोग हैं कहाँ पे। तो यही प्रॉब्लम है कि जहाँ पर भी कम्युनिज़्म ने प्रैक्टिकल शेप ली है वहाँ पर
आप बातें तो यही करते हो कि हम इकोनॉमिक और सोशल इंजस्टिस को ख़त्म करेंगे, मगर बेसिकली ऐसा होता नहीं है। ऐसा कहीं पर भी आपने प्रैक्टिकली कर नहीं दिखाया। तो ये कारण है कि तुम्हारी जो कथनी है और जो करनी है पूरी दुनिया के अलग अलग देश जो कम्युनिस्ट हैं उनमें हमें बड़ा ज़्यादा फ़र्क देखने को मिलता है। इसलिए भारत में बहुत सी जनसंख्या ऐसी है जो तुम पर भरोसा नहीं करती है, ये बात है। लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि हम इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं तो बेसिक जो एम जो ये लोग खुद बोलते हैं वो हमें समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे ध्यान दो, मैंने दो चीज़ों की बात करी है। एक मैंने बात करी महात्मा गांधी जी की अहिंसा के प्रिंसिपल्स की, दूसरी मैंने बात करी यूएसएसआर की। इन दोनों को मैंने अलग वीडियोज़ में कवर किया है। यूएसएसआर और महात्मा गांधी दोनों से रिलेटेड मैंने काफ़ी एमसीक्यूज़ को कवर किया है। यूएसएसआर वाली वीडियो देख के आपको समझ में आएगा कि यूएसएसआर का विघटन कैसे हुआ, रशिया, यूक्रेन और बाकी जो छोटे मोटे देश हैं वो अलग कैसे हुए, और यहाँ पे कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन कब आया, यूएसएसआर कैसे बना, सोवियत यूनियन कैसे बना, विघटन कैसे हुआ, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस को मैंने कवर किया है। क्वेश्चंस के साथ आपको आंसर भी मिलेगा, एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी। फिर आते हैं महात्मा गांधी के ऊपर। महात्मा गांधी आप सब जानते हैं कि हमारे सारे एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी से रिलेटेड मैंने 150 से ज़्यादा क्वेश्चंस को एक अलग वीडियो में कवर किया है। वहाँ पर आपको इनसे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी हैं। अगर आपने वो वीडियो देख ली तो शायद ही ऐसा कोई क्वेश्चन हो जो आप एग्ज़ाम में ना कराएं या गलत करके आएँ, तो इसको जरूर देखिएगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। ये वाली वीडियो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे क्लर्क का एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो चाहे यूपीएससी की, ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए। चलिए दोबारा अपने टॉपिक पर आते हैं कि इनका एम क्या है कि करंट पॉलिटिकल ऑर्डर को एलिमिनेट किया जाए। क्यों किया जाए? ताकि जो सोशल और इकोनॉमिक इनजस्टिस है उसको ख़त्म किया जाए। अब ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जिसको हम नक्सलिज्म कहते हैं, ये बेसिकली आर्म्ड रिबेलियन है स्टेट के खिलाफ, और ये किसके द्वारा किया जाता है? लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के द्वारा। अब यहाँ पे शब्द है स्टेट। यहाँ पे स्टेट का मतलब सिर्फ एक स्टेट नहीं है, यहाँ पे स्टेट का मतलब पूरा का पूरा भारत है, पूरा इंडिया यहाँ पे स्टेट का मतलब है। दूसरा है आर्म्ड रिबेलियन। यही मैंने आपको बात कही कि आप अगर ये कह रहे हो कि हमें सोशल और इकोनॉमिक इंजस्टिस चाहिए तो वो तो ठीक है, लेकिन ये जो आर्म्ड रिबेलियन है ये हमारे प्रिंसिपल्स के खिलाफ है, ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। हमारे यहाँ पे हमेशा डायलॉग्स और डिस्कशंस के लिए एक रूम रहा है। आपकी जो मांगे हैं आप उनको रखिए, आप पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बनाइए। आप पॉलिटिक्स में हैं, ऑलरेडी आप पॉलिटिक्स में हैं, तो पॉलिटिक्स में आकर भी जनता का भरोसा जीत कर भी आप ये चेंज ला सकते हैं। लेकिन आपने आर्म्ड रिबेलियन चुना, आपने खून खराबा मारकूट चुनी। ये जो है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है किसी भी सभ्य समाज में। तो इसलिए ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के द्वारा आर्म्ड रिबेलियन है नक्सलिज्म या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अगेंस्ट स्टेट। नक्सलिज्म भी बोलते हैं इसको मॉइज़म भी बोलते हैं। नक्सलिज्म के अगर हम जनरल रेफरेंस देखें तो काफ़ी मॉइस्ट ओरिएंटेड और मिलिटेंट इंसर्जेंट ग्रुप्स जो हैं जो भारत में मिड 1960s से ऑपरेट करते हैं, उन सारे के सारे मॉइस्ट ओरिएंटेड और मिलिटेंट इंसर्जेंट ग्रुप्स को हम एक जनरल रेफरेंस दे देते हैं नक्सलिज्म। अब देखिए नक्सलिज्म और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो है ये दो मुख्य लोग हैं यहाँ पे जिनकी डायरेक्शन के अंडर शुरू हुआ था। एक है कानू सन्याल और एक है जगन सांथल। अभी जो नक्सलिस्ट मूवमेंट है इसका एम क्या है? इसका एम है कि जो वर्किंग पीजेंट्स हैं उनको उनकी ज़मीन, उनकी लैंड का जो ड्यू शेयर है वो दिया जाए। तो बेसिकली ये इनका एक गोल है कि जो वर्किंग पीजेंट्स हैं उन्हें उनके लैंड का ड्यू शेयर दिया जाए, मगर कैसे? आर्म्ड रिबेलियन करके। दूसरी बात यहाँ पे ये भी आती है कि जितने भी कम्युनिस्ट कंट्रीज़ हुए हैं जहाँ पे इन्होंने इस प्रकार का आर्म्ड रिबेलियन या रिवोल्यूशन करके सत्ता हासिल करी, वहाँ पे ये आइडियोलॉजी ये बन जाती है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं, लैंड है या जो भी है, उन सारों के ऊपर गवर्नमेंट का अधिकार है। यहाँ पे तो ये कह रहे हैं ना कि पीजेंट्स जो हैं उनको उनके लैंड का ड्यू शेयर मिले, मगर जहाँ पर भी कम्युनिज्म आया है जैसे रशिया है या चाइना है, वहाँ पे ये लोग क्या बोलते हैं कि जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं, वो जनता के नहीं हैं, वो गवर्नमेंट के हैं। गवर्नमेंट जो होगी वो खुद अपने हिसाब से डिसाइड करेगी किसको कितना मिलना है, किसको कितना नहीं मिलना है। मगर यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं कि हमारा गोल क्या है कि जो वर्किंग पीजेंट्स हैं उनको उनकी लैंड का ड्यू शेयर मिले। और क्योंकि यहाँ पे ये एक आर्म्ड रिबेलियन की बात करते हैं तो यही कारण है कि भारत के लॉ एंड ऑर्डर में ये बहुत बड़ा थ्रेट है। अब एक आता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का ग्वावरिस्ट आर्म्ड कैडर। ये नाम ध्यान रखिए, ग्वावरिस्ट आर्म्ड कैडर्स। ये ग्वावरिस्ट नाम कहाँ से आया? ये आया क्यूबा का जब रिवॉल्यूशन हुआ, वहाँ पे जब कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ तो वहाँ पे दो मुख्य नेता थे। एक तो था फिडेल कैस्ट्रो, एक था चे गुएरे। इसके बारे में बहुत से बातें बोली जाती हैं। कहा जाता है कि ये बंदा बड़े बड़े समय तक नहाता ही नहीं था, ये बेसिकली वहाँ पे डाकू था।
और ये बहुत ही अनहाइजीनिक, मतलब इस प्रकार की बहुत सी स्टोरीज चलती हैं। मगर भारत में जो कम्युनिस्ट हैं वो इसको अपना बहुत ही मतलब नेता मानते हैं या एक अपना लीडर मानते हैं। तो ये ग्वायरा, इसका नाम था चे ग्वायरा। तो चे ग्वायरा जो है उसके नाम से ये पड़ा है ग्वायरिस्ट आर्म्ड कैडर। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का जो ग्वायरिस्ट आर्म्ड कैडर है वो मेजॉरिटी नक्सलाइट ग्रुप या फिर मॉइस्ट को बनाता है। अब हम बात करते हैं कि हमारे भारत में वो कौन कौन से रीजन्स हैं, कौन कौन से स्टेट्स हैं जिनको हम रेड कॉरिडोर कहते हैं, माने कि वहाँ पे जो नक्सली हैं वो काफ़ी रहते हैं, वहाँ पे वो ऑपरेट करते हैं। तो उसमें आता है वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना। ये वो स्टेट्स हैं जहाँ पे काफ़ी नक्सली आपको देखने को मिलेंगे, या नक्सलाइट या मॉइस्ट जो हरकतें हैं, मूवमेंट्स हैं, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो इसलिए इन्हें रेड कॉरिडोर स्टेट्स भी बोलते हैं। अब जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है इसकी शुरुआत 1967 में हुई। वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के 3 जगहों पे, खोरीबारी, फांसीदेवा और नक्सलबारी। नक्सलबारी जो है यहाँ से शुरुआत हुई थी, लेकिन ये धीरे धीरे इन 2 जगहों पर भी पहुँची और फिर वहाँ से धीरे धीरे ये बाकी जो स्टेट्स हमने कवर करी वहाँ तक पहुँची। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के मेंबर्स जैसे कि चारू मजूमदार हैं, कानू सान्याल हैं और जंगल सांथल हैं। इन्होंने इनिशियल जो रिवॉल्यूशन था मार्क्सिज्म का उसको हेड किया था। यहाँ पे दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के 3 जगह हैं जहाँ पे मैंने आपको बताई। अब इनका जो इनिशियल रिवॉल्यूशन था, ये इसकी जो प्राइमरी फॉर्म थी वो पीजेंट रिवोल्ट था। ये कह रहे थे कि हम पीजेंट्स के लिए रिवोल्ट कर रहे हैं। अब मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनती है 1969 में। यहाँ पे मार्क्सिस्ट शब्द आया। मार्क्सिस्ट शब्द कहाँ से आया? कार्ल मार्क्स, जिसने कम्युनिज्म की विचारधारा दी थी, इसको जनक माना जाता है कम्युनिज्म का। फिर यहाँ पे लेनिनिस्ट आया। ये नाम कहाँ से आया? ये आया लेनिन से। लेनिन वो व्यक्ति है जिसने रशियन रिवॉल्यूशन किया था। रशियन रिवॉल्यूशन का जो सबसे बड़ा मेन जो लीडर था वो लेनिन था। तो यहाँ पे मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी भारत में इसको इस्टेब्लिश किया जाता है 1969 में। हालांकि जो नक्सलिज्म है इसका रूट कहाँ पे है? इसका रूट वेस्ट बंगाल में। हमने देखा वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के 3 जगहें थी, वहाँ पे एक नक्सलबाड़ी था और 2 और जगहें जहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। वैसे शुरुआत कहाँ से हुई? नक्सलबाड़ी से धीरे धीरे 2 और जगहों पे फैला। तो इसका जो रूट है वो वेस्ट बंगाल में है, लेकिन धीरे धीरे हमारे भारत के जितने भी लेस डेवलप्ड रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर भी ये मूवमेंट फैलने लगी, जैसे तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है। तो ये तो हमने ओवरऑल एक मोटा मोटा खाका देख लिया कि नक्सलिज्म है क्या। अब हम देखते हैं कि इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। जो नक्सलिज्म है या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो देखिए, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये चेंज लाना चाहती हैं समाज में वायलेंट एक्टिविटीज़ के माध्यम से। ये चाहते हैं कि हम समाज में चेंज लाएं, बदलाव लाएं, लेकिन जो रास्ता है वो क्या है? बहुत ही वायलेंट है। ये डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को रेजिस्ट करते हैं। डेमोक्रेसी के ये बिल्कुल खिलाफ है। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को ये रेजिस्ट करते हैं और ये चाहते हैं कि ग्राउंड में जो डेमोक्रेटिक प्रोसीजर्स हैं उनको रोका जाए। उसको रोकने के लिए ये काफ़ी फोर्स भी लगाते हैं। बेसिकली जितने भी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ग्रुप्स हैं इनकी एंटी गवर्नमेंट आइडियोलॉजी होती है। ये गवर्नमेंट के बिल्कुल खिलाफ होते हैं, एंटी गवर्नमेंट आइडियोलॉजी है और कई बार ग्राउंड जीरो में काफ़ी वायलेंट कन्फ्लिक्ट भी हमें देखने को मिलते हैं। अब ये जितनी भी अलग अलग लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनमें से जो सबसे वायलेंट ग्रुप है वो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मॉइस्ट, तो इसको हम CPIM भी बोलते हैं। ये बड़े ज़्यादा वायलेंट हैं, सबसे वायलेंट ग्रुप यही है। जो आइडियोलॉजी है मॉइस्ट की, ये मॉइज़म से आई है, जो कि कम्युनिज्म का एक टाइप है मॉइज़म। तो इससे आई है आइडियोलॉजी मॉइस्ट की। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपोज करते हैं और ये गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करना चाहते हैं, उखाड़ फेंकना चाहते हैं एक आर्म्ड रिवोल्ट के माध्यम से। ये काफ़ी वायलेंट एक्टिविटीज़ करते हैं और कई बार ये जो इनोसेंट लोग हैं जिनका बेचारों का कोई लेना देना ही नहीं है किसी भी चीज़ से, उनको भी ये कई बार हार्म पहुंचा चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि भारत में नक्सल टेररिज्म या नक्सलिज्म जो है इसके फैलने का कोज क्या है। सबसे पहला आता है इनएडिक्वेटली मैनेज्ड फॉरेस्ट। हमारे भारत में जो फॉरेस्ट हैं उनकी मैनेजमेंट काफ़ी इनएडिक्वेट है और यही इनएफिशिएंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो है वो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर है नक्सलिज्म की ग्रोथ का। कई ऐसे फॉरेस्ट रेगुलेशंस हैं जिनको वुड्स में मोनोपोलाइजेशन के लिए लाया गया है। ऐसा इनका मानना है
या ऐसा ये ट्राइबल लोगों को कहते हैं कि इसकी वजह से मोनोपोली बढ़ रही है, जिससे हो क्या रहा है, जो आम आदमी है, गरीब आदमी है, जिसका लिवलीहुड डिपेंड करता है फॉरेस्ट के ऊपर, वुड के ऊपर, उसको उसका अधिकार नहीं मिल पा रहा है। और इसकी वजह से एक नई क्लास मनी लेंडर्स की खड़ी हो रही है सोसाइटी में, जिनका एसोसिएशन आउटसाइड वर्ल्ड के साथ है। मतलब कि अगर मान लो ये फॉरेस्ट है तो कोई यहाँ का ऐसा मनी लेंडर है जो यहाँ के बाहर का है, मगर ये यहाँ से मनी लेंडिंग करके पैसा कमा रहा है। फिर आता है जो ट्राइबल पॉलिसीज़ हैं उनकी काफ़ी पुअरली इम्प्लीमेंटेशन। भारत की आज़ादी के बाद से गवर्नमेंट जो है वो पावरलेस देखने को मिलती है व्हेन इट कम्स टू ट्राइबल्स। इतना ज़्यादा काम ट्राइबल्स के लिए नहीं हुआ, ऐसा इन लोगों का कहना है। तो इसकी वजह से ट्राइबल्स जो हैं वो अपने आप को अलग थलग पाते हैं, और कोई भी ऐसा सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट नहीं आया जिसकी वजह से जो ट्राइबल्स हैं वो भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स या जो जितने भी स्कीम्स आती हैं उनसे जुड़े। हालांकि पिछले समय से काफ़ी ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो ट्राइबल्स के लिए लाए गए हैं। इसमें से एक PVTG भी आता है। ये क्या है, इसको मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया, जरूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऐसे और भी बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स और स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट ट्राइबल्स के लिए लेकर आई है, और ट्राइबल्स को उसका फ़ायदा भी पहुंच रहा है। लेकिन अभी भी ऐसी बहुत जगह हैं जहाँ पे ट्राइबल्स के लिए हमें काम करने की ज़रूरत है। अब क्योंकि ट्राइबल्स बहुत ऐसी जगह हैं जहाँ पे अलग थलग अपने आप को मानते हैं, समझते हैं। यही एक कारण है कि उड़ीसा जैसे राज्यों में नक्सलिज्म काफ़ी बढ़ा। नक्सलिज्म जो है, इनमें जो लोग आते हैं उनके पास काफ़ी मेगर मीन्स होते हैं सब्सटेंस के। अब इसका मतलब है कि यहाँ पे ऐसे लोग आपको ज़्यादातर मिलेंगे जो या तो अशिक्षित हैं या उनके पास कोई बेहतर रोज़गार नहीं है, जैसे कि फार्मर्स हो गए, फिशर्स हो गए, डेली वेज लेबरर्स हो गए, या फिर बैम्बो कटर्स हो गए। इस प्रकार के जो अंडर प्रिविलेज, अनएजुकेटेड, कम एजुकेटेड या जो गरीब लोग होते हैं उनको भड़काता है, उनका ब्रेन वॉश करते हैं ये नक्सली, और ये कहते हैं कि तुम्हारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनका एक ही सॉल्यूशन है, वो है आर्म्ड रिबेलियन, इसलिए हमारे साथ जुड़ो। और इसके बदले में जो नक्सली हैं वो इस प्रकार के जो भोले भाले शरीफ गरीब लोग आते हैं उनको पैसा देते हैं, वेपन्स देते हैं, एमुनिशन देते हैं और उनको ट्रेन करते हैं। अब यहाँ पे सवाल आएगा कि ये जंगलों में बैठे जो नक्सली हैं इनके पास ये पैसा कहाँ से आया, इनके पास ये वेपन्स कहाँ से आए, एमुनिशन कहाँ से आ रही है। तो ऐसी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं भारत में भी और पूरी दुनिया में भी जो कि इन नक्सलियों को पैसा सप्लाई करती है। उसी पैसे की वजह से ये एमुनिशंस लेते हैं, वेपन्स लेते हैं, और जो भी गरीब घरों के बच्चे आ रहे हैं जिनको ये ब्रेन वॉश करके नक्सली बना रहे हैं उन्हें भी पैसा देते हैं। तो ऐसे बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इन नक्सलियों को पैसा देती है। अब जो तीसरा सबसे मुख्य कारण है वो है लैक ऑफ लैंड रिफॉर्म्स की कमी और एडिक्वेट इंडस्ट्रियलाइजेशन की कमी। अब जो रूरल रेजिडेंट्स हैं, जो रूरल एरिया में रहते हैं, उनके पास कोई अच्छी जॉब नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनके जो क्षेत्र हैं वहाँ पे प्रॉपर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, वहाँ पे कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, छोटी मोटी इंडस्ट्रीज़ हैं। इसकी वजह से जो वहाँ का यूथ है उसको नौकरी नहीं मिल रही है, तो इसकी वजह से वो गवर्नमेंट की जो फंक्शनिंग है, कार्यशाली है, उससे वो अनसेटिस्फाई है। फिर जोग्राफिकल टेरेन भी एक कारण बनता है। जो फॉरेस्ट प्लेसेस हैं वो फेवरेबल जगहें हैं नक्सलियों के लिए, ज़्यादातर ये जंगलों में ही रहते हैं। वहाँ पर ये गोरिल्ला वॉरफेयर करते हैं और इसकी वजह से इनको वहाँ पे मारना या वहाँ से निकालना ये पुलिस और आर्मी के लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। क्योंकि पहली बात तो ये घने जंगलों में है, दूसरा कि वहाँ पे ये गोरिल्ला वॉरफेयर करते हैं। फिर एक वर्किंग क्लास यूथ भी आता है और ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। जब एक व्यक्ति पढ़ लिख जाता है तो हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि वो पढ़ा लिखा है तो उसके पास एजुकेशन होगी, उसके पास ज्ञान होगा, उसके पास पर्सपेक्टिव होगा, सही और गलत में फ़र्क वो समझ पाएगा, डिफ्रेंशिएट कर पाएगा, और वो थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ जिएगा। ऐसा नहीं कि किसी ने तुम्हें कहा कि भैया तलवारें उठाओ और बंदूकें उठाओ और लड़ो और तुम लड़ने चल पड़े। तुम्हें एट द एंड पता होना चाहिए कि भाई वायलेंस जो है वो गलत है। वायलेंस किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिस्टम के साथ लड़ना है, सिस्टम में रिफॉर्म लाना है, लेकिन वो उसके लिए आर्म्ड रिबेलियन करना ज़रूरी नहीं है। ये बातें अगर किसी अनएजुकेटेड को समझाना मुश्किल हो सकती है मे बी, मगर हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई एजुकेटेड है तो वो हर चीज़ को 360 डिग्री पे समझे, और ये भी देखे कि जितने भी देशों में कम्युनिज्म आया है वहाँ पर कभी भी इक्वालिटी या जो जस्टिस की बात होती है वो एक्चुअल में कहीं देखने को नहीं मिली।
ठीक है, मगर उसके बावजूद भी बहुत बड़ी पॉपुलेशन है भारत में वर्किंग क्लास यूथ की जो कि नक्सलिज्म के साथ जुड़े हैं। कई ऐसे ग्रेजुएट्स हैं मेडिकल और इंजीनियरिंग फील्ड में जो एजुकेटेड यूथ है, जो इस मूवमेंट का डीवीएस सपोर्टर है, जो इस मूवमेंट को सपोर्ट करता है। आपका यूनिवर्सिटीज़ में देखो, वहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जो इस मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं। कई ऐसी इंडिया में यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे आपको इस मूवमेंट के जो आर्म्ड रिबेलियन है अगेंस्ट स्टेट, अगेंस्ट गवर्नमेंट, उसके पक्षधर मिल जाएंगे। यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ब्रीडिंग ग्राउंड बनती जा रही हैं हमारे भारत में इस प्रकार के एक्सट्रीम बिलीव्स और रेडिकल आइडियोलॉजीज़ के, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। फिर आता है ट्राइबल रिसेंटमेंट। अब 1994 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया। इसने काफ़ी ट्राइबल लोगों को बार किया, मतलब रोका कि जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो उनको हार्वेस्ट नहीं कर सकते। अब कई ऐसे ट्राइबल्स थे जिनका जो लिवलीहुड है, जो जीवन यापन है, वो पूरा का पूरा उन्हीं फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंड था। लेकिन जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है 1984 में आया, उसने काफ़ी ट्राइबल लोगों को बाहर किया, रोका, तो इससे ट्राइबल्स में काफ़ी रिसेंटमेंट आई। और फिर हमारे यहाँ पे कई माइनिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, या और भी बहुत ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से जो बहुत बड़ी ट्राइबल पॉपुलेशन है उसको रिलोकेट करना पड़ता है, अपने घर बारों को छोड़ के कहीं और जाके रीसेटल होना पड़ता है। तो इसकी वजह से भी जो ट्राइबल्स हैं उनके बीच में काफ़ी रिसेंटमेंट हमें देखने को मिलती है। अब हम शॉर्ट कमिंग्स की बात करते हैं। प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? देखिए, नेशन के सोशल इकोनॉमिक सिस्टम जो है वहाँ पे काफ़ी गैप है। बजाय इसके कि हम ये देखें कि जो नक्सल अफेक्टेड एरिया हैं वहाँ पर हमने प्रोग्रेस कितनी करी। हमारी गवर्नमेंट ये मेजर करने में लगी है कि कितनी वायलेंट स्ट्राइक्स हमने नक्सलियों के खिलाफ करी हैं। तो यहाँ पे बजाय इसके कि हम ये कहें कि हमने इतने नक्सलियों को मारा, इतनों को सरेंडर कराया, वो जो एरियाज़ हैं जहाँ पे नक्सली वहाँ के भोले भाले लोगों को ब्रेन वॉश करने में सक्षम हो जा रहे हैं, वहाँ पे उन जगहों को डेवलप किया जाना चाहिए। मगर अब यहाँ पर एक और प्रॉब्लम भी है कि ये नक्सली चाहते ही नहीं हैं कि वहाँ पे डेवलपमेंट हो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि कई बार हमने ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं कि गवर्नमेंट ने रोड बनाया, इन लोगों ने वो रोड ही तोड़ दिए उखाड़ फेंक के। गवर्नमेंट ने स्कूल चलाया, इन्होंने स्कूल पे हमला किया। गवर्नमेंट ने स्कूल में वहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए मिड डे मील का खाना दिया, और इन नक्सलियों ने क्या किया, जो कि बड़ा क्लेम करते हैं कि हम तुम्हारे लिए ही काम कर रहे हैं, तुम्हारे बच्चों के भविष्य के लिए काम कर रहे हैं, इन्होंने स्कूलों में मिड डे मील का जो खाना था, जो बेचारे छोटे छोटे बच्चों के लिए था, वो खाना ही इन्होंने लूट लिया। इतने घटिया और इतने वाहियात हरकतें करते हैं ये लोग, और फिर ये कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए ही काम कर रहे हैं, जबकि उनके जो गरीबों के बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनका मिड डे मील तक के खाना तुम छीन के खा जा रहे हो। ऐसे भी कई एग्जाम्पल्स हैं। तो ये चाहते नहीं हैं कि उन एरियाज़ में ये कोई डेवलपमेंट करें, तो इसलिए हमें वहाँ पे प्रोग्रेस करनी चाहिए और इनको पकड़ के, या जो भी मतलब गवर्नमेंट चाहती है, सरेंडर करवाना चाहिए या मारना चाहिए, जैसा भी करना चाहिए। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि इन लोगों की कथनी और करनी में फ़र्क है। क्यों मैं कह रहा हूँ ऐसा? कि अगर आप चाहते हो कि वहाँ पे जो गरीब लोग हैं, अनपढ़ या कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनको अगर आप चाहते हो कि उनकी जो लाइफ है वो बेटर बने, तो रोड्स बनने दीजिए। रोड्स बनेंगे, धीरे धीरे इंडस्ट्रीज़ बनेंगी। वहाँ पे जो बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं तुम उनको भी पढ़ने नहीं दे रहे हो। फिर जब इंडस्ट्रीज़ बनेंगी तो लोगों को वहाँ नौकरियाँ मिलेंगी। वहाँ पे स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी तुम पढ़ने नहीं दे रहे हो, तंग कर रहे हो, उनके मिड डे मील का खाना तक तुम ले जा रहे हो। तो इस प्रकार की हरकतें करके तुम इन बेचारे लोगों का भला नहीं कर रहे हो, तुम इन्हीं के खिलाफ काम कर रहे हो। फिर आता है लैक ऑफ सॉलिड टेक्निकल इंटेलिजेंस। हमारे पास इंटेलिजेंस की भी कमी होती है। जब हम नक्सलिज्म को कॉम्बैट करने की बात करते हैं तो हमारे पास टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस की भी कमी होती है। फिर आता है नो फॉलो अप बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। ये बहुत मेजर कंसर्न है कि कई बार ऐसा होता है कि पुलिस एक रीजन जो नक्सल अफेक्टेड रीजन है उसको वो कंट्रोल कर लेती है। अब ये रीजन नक्सलियों से फ्री हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी जो नेसेसरी असिस्टेंस है, जो वहाँ के लोगों को मदद मिलनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन वो मदद लोकल पॉपुलेशन तक फैलाने के लिए फेल हो जाता है। वो लोकल पॉपुलेशन तक जो नेसेसरी असिस्टेंस है वो नहीं पहुंचा पाता है। तो यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कोई भी फॉलो अप नहीं होता है। फिर आता है लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ नक्सलिज्म। नक्सलिज्म की अंडरस्टैंडिंग जो है वो बड़ी कम है इस देश में। हम अभी तक यही नहीं समझ पाए कि नक्सलिज्म को एड्रेस कैसे किया जाए। क्या ये एक सोशल प्रॉब्लम है या फिर ये एक सिक्योरिटी थ्रेट है?
हालांकि हम मानते तो हैं कि हमारा इंटरनल सिक्योरिटी का इशू है, मगर क्या ये सोशल प्रॉब्लम देखी जाए या फिर सिक्योरिटी थ्रेट देखा जाए? क्या ये देखा जाए कि हमारे देश के लॉ एंड ऑर्डर के लिए थ्रेट है, सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, या फिर इसको सिर्फ इस रूप में देखना चाहिए कि ये ट्राइबल्स की बात कर रहे हैं, ये इनजस्टिस को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, तो ये सोशल प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं? अभी तक हमारे भारत में यही क्लियर नहीं है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। तो अभी तक हमने जितना नक्सलिज्म और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म को समझा है, आपका क्या मानना है? क्या ये सिक्योरिटी थ्रेट है, क्या ये सोशल प्रॉब्लम है? आपका इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। अब यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट्स की बात आती है। हमने कुछ स्टेट्स देखी, जैसे छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है, इस प्रकार के हमने काफ़ी स्टेट्स देखी। स्टेट गवर्नमेंट्स की यहाँ प्रॉब्लम क्या है? स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो ये मानती हैं कि जो नक्सलिज्म है वो फेडरल गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है, और इसलिए वो अपने से कोई इतने बड़े एफर्ट्स नहीं करती हैं इसको कम्बैट करने के लिए। हालांकि कुछ ना कुछ एफर्ट्स उन्होंने भी किए हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं करती है, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं करती है जितने ज़्यादा करने चाहिए। अब यहाँ पर एक बात आई कि स्टेट गवर्नमेंट्स ऐसा मानती हैं कि जो नक्सलिज्म है वो फेडरल गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है, तो वो ऐसा क्यों मानती हैं? यहाँ पर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल आता है। वो आर्टिकल ये बोलता है कि ये यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसका काम है भारत और भारत की हर स्टेट को प्रोटेक्ट करना, ईदर फ्रॉम एक्सटर्नल एनिमी और इंटरनल थ्रेट। चाहे कोई अब जैसे नक्सलिज्म है, ये इंटरनल थ्रेट है, तो चाहे कोई इंटरनल थ्रेट हो या फिर कोई एक्सटर्नल एनिमी है, जैसे कि पाकिस्तान है, चाइना है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है कि हर स्टेट को प्रोटेक्ट किया जाए। जैसे कश्मीर में इंसर्जेंसी है तो कश्मीर की पुलिस नहीं लड़ रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आर्मी लड़ रही है। नॉर्थ ईस्ट में कौन लड़ रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से आर्मी लड़ रही है। पंजाब में खालिस्तान के साथ कौन लड़ा? सेंट्रल गवर्नमेंट लड़ी। फिर 65 के युद्ध में पाकिस्तान के साथ कौन लड़ा? करगिल में पाकिस्तान के साथ कौन लड़ा? सेंट्रल गवर्नमेंट लड़ी। मतलब इंडिया लड़ा, लेकिन आर्मी के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट लड़ी। आप समझ रहे हो उस बात को? उसी प्रकार से 62 में चाइना के साथ युद्ध हुआ, कौन लड़ा? सेंट्रल गवर्नमेंट लड़ी। क्यों? क्योंकि हर स्टेट को प्रोटेक्ट करना, चाहे कोई एक्सटर्नल एग्रेशन है या इंटरनल थ्रेट है, ये काम सेंट्रल गवर्नमेंट का है। अब यहाँ पे भारतीय संविधान में ये कहाँ लिखा है? तो ये बेसिकली लिखा है आर्टिकल 355 में, 355, यहाँ पे लिखता हूँ 355 आर्टिकल में लिखा है। क्या बोलता है? इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल disturbance and to ensure that the government of every state is carried on in advance with the provision of this constitution. The duty of union government to protect every state either from external aggression or internal disturbance. किस में लिखा है? आर्टिकल 355 में। तो यहाँ पे ये अंडरस्टैंडिंग बनती है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो बिल्कुल भी काम ना करें। अपने बिहाफ पे वो जितना एफर्ट्स कर सकती हैं उन्हें उतना एफर्ट करना चाहिए नक्सलिज्म को ख़त्म करने के लिए। और जो नक्सल अफेक्टेड एरियाज़ हैं वहाँ पर जो बेचारे गरीब लोग हैं जो दोनों तरफ से मार खा रहे हैं, एक तो नक्सलियों के द्वारा भी उनको डराया जा रहा है और जो पुलिस प्रशासन या स्टेट गवर्नमेंट है वो भी उनकी मदद नहीं कर पा रही है, तो ये दोनों तरफ से पक रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इन चीज़ों को हमें समझना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट जो है उन्हें काम करना चाहिए इन ट्राइबल भाइयों बहनों के लिए, ताकि जो नक्सली हैं वो इनका ब्रेन वॉश ना कर पाएँ। अब हम बात करते हैं कि नक्सलियों को या नक्सलिज्म को भारत में टैकल करने के लिए क्या क्या एफर्ट्स अभी तक किए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रे हुंड पुलिस। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को कन्फ्रंट करने के लिए आंध्र प्रदेश की एक इलीट कमांडो स्क्वाड है, उसका नाम है ग्रे हुंड्स। इसको इस्टेब्लिश किया गया। इसको भारत की टॉप एंटी नक्सलाइट फोर्स की तरह देखा जाता है। ध्यान रखिएगा, ग्रे हुंड पुलिस बेस्ट ऑफ द बेस्ट, जो सबसे बेस्ट होते हैं आंध्र प्रदेश पुलिस के, उनको ग्रे हुंड में डाला जाता है। ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड और इफ़ेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है। आंध्र प्रदेश पुलिस में जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होते हैं उन्हें ग्रे हुंड में रिक्रूट किया जाता है। फिर एक आता है सल्वा जुदम। सल्वा जुदम जो है ये बेसिकली पीपल्स मूवमेंट है। ये सल्वा जुदम अरेबिक नेम है जिसका गोंडी लैंग्वेज में मतलब होता है पीस हंट। सल्वा जुदम। अब यहाँ पे कुछ विलेजेस थे जो नक्सलियों की जो इंटरफेरेंस थी तेंदू लीफ के कमर्स की जो बिज़नेस है इसमें नक्सली इंटरफेयर करने लगे और उससे तंग आके कुछ विलेजेस ने उनके खिलाफ सल्वा जुदम ये मूवमेंट शुरू करी। सवाल है कहाँ पे करी? तो छत्तीसगढ़ में करी। सल्वा जुदम कहाँ पे हुई? छत्तीसगढ़ में।
छत्तीसगढ़ एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे पूरी इंडिया का जो तेंदुल लीफ का बिजनेस है या जो तेंदुल लीफ की प्रोडक्शन है उसका 70% प्रोडक्शन सिर्फ छत्तीसगढ़ में होता है। और तेंदुल लीफ किस में यूज़ किया जाता है? बीड़ी बनाने के लिए। जैसे कई लोग बीड़ियाँ बेचते हैं ना, तो बीड़ी बनाने के लिए तेंदुल लीफ का यूज़ होता है। तो इसके बिजनेस में जब नक्सली इंटरफेयर करने लगे तो विलेजर्स ने तंग आके उनके खिलाफ एक मूवमेंट शुरू करी, जो पीपल्स मूवमेंट है, जिसको बोलते हैं सल्वा जुदम। ये एक अरेबिक नेम है सल्वा जुदम, गोंडी लैंग्वेज में इसका मतलब होता है पीस हंट। फिर आता है ऑपरेशन ग्रीन हंट। ये एक ऑल आउट कैंपेन है नक्सलियों के खिलाफ, जो कि पैरामिलिट्री और स्टेट फोर्सेस ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू की गई है। जो नक्सलियों के खिलाफ ये पूरी मूवमेंट है, इसको ऑल आउट मूवमेंट के नाम से इंडियन मीडिया में रेफ़र किया जाता है। 5 स्टेट्स जो रेड कॉरिडोर में आती हैं, उसके साथ हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस ने इस ऑपरेशन को नवंबर 2009 में स्टार्ट किया था। पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात आई तो मैंने BSF, SPG, असम राइफल्स, NSG जिनको ब्लैक कैट कमांडोज बोलते हैं, इस प्रकार के काफ़ी टॉपिक्स को कवर किया है। इन सारी वीडियोस के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। चाहे वो BSF है, SPG है, असम राइफल्स है, NSG है, सारी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। या फिर आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए डिफेंस, वहाँ पे आपको और भी काफ़ी वीडियोस मिलेंगी, जैसे ऑपरेशन ऑल क्लियर मिल जाएगा, प्रोजेक्ट हिमशक्ति मिल जाएगा, इस प्रकार के काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगी। तो मेरी प्लेलिस्ट में जाइएगा डिफेंस, वहाँ पे आपको ये वीडियोस भी मिल जाएंगी और भी वीडियोस मिल जाएंगी, और इनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। तो नवंबर 2009 में हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस और रेड कॉरिडोर की जो 5 स्टेट्स हैं, उन्होंने मिलकर इस ऑपरेशन की शुरुआत करी थी, ऑपरेशन ऑल आउट। फिर एक आता है सरेंडर पॉलिसी। कई ऐसी स्टेट्स जहाँ पे काफ़ी नक्सली हैं, उन्होंने ये पॉलिसी भी शुरू करी है, सरेंडर पॉलिसी। सरेंडर पॉलिसी के कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, उनको फॉलो करते हुए जो नक्सली हैं वो सरेंडर भी कर सकते हैं। अगर कोई नक्सली सरेंडर करता है तो उसको काफ़ी फ़ायदा भी, या उसकी फैमिली को काफ़ी फ़ायदा भी पहुंचता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो झारखंड गवर्नमेंट है, वो अगर कोई नक्सली सरेंडर करता है तो उसको 1 एकड़ की एग्रीकल्चर लैंड देती है, मंथली इनकम देती है 2000 रुपये की, और उसके जो बच्चे हैं उनको एजुकेशनल और मेडिकल एडवांटेजेस भी पहुंचती हैं। तो ये झारखंड सरकार देती है। कोई भी नक्सली अगर वो सरेंडर कर देता है तो 1 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड, मंथली इनकम 2000 रुपया, और उसका जो बच्चे होंगे उनको एजुकेशनल और मेडिकल एडवांटेजेस। उसी प्रकार से उड़ीसा गवर्नमेंट है, ये 10,000 रुपये का कैश रिवॉर्ड देती है सरेंडर करने पे। उसके साथ साथ अपने वेपन्स को रिटर्न करने पे 20,000 रुपये देती है, और 2 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री बैंक लोन भी देती है 2 लाख रुपये का। कोई भी नक्सली अगर उड़ीसा में सरेंडर करता है तो उसको सीधा सरेंडर करने के ऊपर 10,000 रुपये मिल जाएगा। अपने वेपन्स को रिटर्न करने के लिए उसको 20,000 रुपये मिल जाएगा, और उसको 2 लाख रुपये का इंटरेस्ट फ्री लोन मिल जाएगा 2 साल के लिए। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी, इम्पॉर्टेंट पॉलिसीज़ थी नक्सलिज़म के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स ने मिलकर शुरू करी है। तो ये था पूरा नक्सलिज़म के बारे में। हमने देखा नक्सलिज़म की हिस्ट्री क्या है, इसकी शुरुआत क्या है, एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके साथ प्रॉब्लम्स क्या हैं, शॉर्टकमिंग्स क्या हैं, और फिर क्या क्या इनिशिएटिव्स शुरू हुए हैं। तो काफ़ी विस्तार से हमने इस टॉपिक को कवर किया है। आई होप आपको ये वीडियो, मेरे एफर्ट्स और मेरा हार्डवर्क अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स इकोनॉमी, जीके टेक, जोग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। जितने भी वीडियोज़ के बारे में मैंने आपको बताया, उन सारी वीडियोज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, इसलिए आप मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके करंट अफेयर और जीके टेक से ऐसे वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।